नमस्कार, एनपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये हो सकता है 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन या सीधा 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। इनके अलावा सबसे पहले हम जनजाति ये होते क्या। जनजाति एक आदिम जो आदि मानव की तरह जंगलों में, पर्वतों में, मैदानों में, नदियों के किनारे निवास करते हैं, जो आज भी ये लोग अपने आप को प्रकृति से संबंध रखते हैं। ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। जनजाति का मतलब होता है एक कुटुंब या इन्हें या कबीला कह दिया जाए। इनका जो व्यवसाय होता है मुख्य रूप से तो हम बात करते हैं आखेट या पशुपालन। आगे अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। जब भी बाढ़ आती है, कोई महामारी फैलती है, तो ये सोचते हैं कि हमने प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया है। इसी तरह की कई जनजातियां होती है, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो या शेम्योर्स। इनके अलावा विषुवत रेखा पर निवास करने वाली जनजाति में पिग्मी, सकाई, सेमांग इत्यादि। मरुस्थलों में निवास करने वाली जनजातियों में बुशमैन, बद्दू इत्यादि। और आर्द्र एवं उष्ण जलवायु क्षेत्रों में निवास करने वाली किर्गिज। ये सभी विश्व लेवल की जनजातियां हैं। और भारत में जो जनजातियां निवास करती है, मीणा, भील, गोंड, संताल इत्यादि जनजातियां हैं। इस अध्याय के अंदर हम विशेष रूप से एस्किमो, बुशमैन, मीणा और गोंड के बारे में बात करेंगे। इसका मीन्स है 2 विश्व लेवल की जनजातियां और 2 भारत लेवल की जनजातियां। सबसे पहले हम एस्किमो की बात करते हैं। एस्किमो का अर्थ कच्चा मांस खाने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। यदि इनके क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात बर्फीले क्षेत्रों में, जैसे क्षेत्रों में अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया अर्थात रूस। इनके हर क्षेत्र में अलग अलग नाम होता है। जैसे बोर्ड में कई बार सुमेलित प्रश्न के अंदर पूछा जाता है, तो अलास्का, कनाडा व ग्रीनलैंड में इनका नाम आता है एस्किमो या शेम्योर्स।
स्कैंडिनेविया में, स्कैंडिनेविया का अर्थ होता है जो उत्तरी यूरोप के उत्तरी भाग के अंदर 3 देशों से सम्मिलित नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, या इन्हें लैप्स कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना है, इनको जब भी दिया जाता है तो बोर्ड का ये सवाल आ सकता है 2 नंबर का, सम्मिलित कीजिए। साइबेरिया के अंदर इनका खूब सारा नाम है, जिनमें सेम्योर्स, याकूत, तुंग, चकची, ये इनके क्षेत्रवाइज उपनाम है। जबकि हम बात करते हैं तो इनका पूरा नाम एस्किमो है। आज भी ये विश्व के अंदर अमेरिका और यूरोपियन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। इनकी भाषा, यदि इनकी भाषा की जाए या इनका वंशज है तो मंगोली में हो गए, और भाषा इनकी एल्यूट होती है। शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट के अंदर इनका रंग गोरा होता है, गोरे से पीला। बाल घुंघराले। इनके अलावा इनका मुंह चौड़ा होता है। जंतुओं की अगर बात की जाए तो बर्फीले क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाले जंतु में भालू, खरगोश, लोमड़ी, रेंडियर, केरीबाऊ, ये जंतु पाए जाते हैं। इनके अलावा मछलियों में सील, वालरस, सी लॉयन तथा व्हेल मछली। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय आखेट करना। अब यदि आप बोर्ड की अगर बात की जाए तो इनका सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता है कि एस्किमो द्वारा किए जाने वाले आखेट की विधियां। तो यहां पर ये 2 ऋतुएं पाई जाती हैं। सर्दियां लंबी होती है, इसका मतलब है सर्दियों का मौसम लंबे समय चलता है, गर्मियां छोटी होती है। ये कह दिया जाड़े की ऋतु लंबी और गर्मियों की ऋतु छोटी होती है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, विशेष रूप से बर्फीले क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ पर ये लोग मछली पकड़ने का ही काम करते हैं। यह तापमान, इस क्षेत्र का तापमान 0 डिग्री वार्षिक होता है औसतन। वर्षा हिमपात के रूप में होती है। तो इसका मतलब है यहाँ की जो परिस्थितियां हैं लोगों के रहने के लिए बहुत ही जटिल है।
इन्हें अपने भोजन के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा ये आराम के साथ भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं आखेट की विधियों के बारे में। तो आखेट की विधियां दो प्रकार की होती है ऋतु के अनुसार। एक होता है शीतकालीन, एक होती है ग्रीष्मकालीन, या ये कह दिया जाए ग्रीष्मकालीन को अपनी भाषा में बसंत ऋतु कहा दिया जाए। शीतकालीन आखेट, इसे इतुरपाक भी कहते हैं। सर्दियों के दिनों में बर्फ जमी रहती है इन क्षेत्रों में, तो ये लोग क्या करते हैं, एक विधि इतुरपाक, जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इसमें क्या किया जाता है कि ये एस्किमो बर्फीले क्षेत्रों में इस प्रकार के गड्ढा बना देता है, एक छिद्र बना देता है, या हम अपनी भाषा में होल कह दिया जाए। छिद्र बनाने के बाद इसके अंदर एक मछली की हड्डी, सीधी हड्डी को खड़ा कर दिया जाता है। जो ही मछली इस क्षेत्र में आती है तो हड्डी हिलती डुलती है। उसी समय एस्किमो इसका संकेत पाकर सीधे ही हार्पून नामक एक हथियार होता है बालेनुमा, और इसके ऊपर 8 से 10 मीटर की एक लंबी रस्सी बंधी होती है। हार्पून नामक हथियारों को क्या करते हैं, इस गड्ढे के अंदर फेंकते हैं, जिससे मछली आराम से शिकार की जाती है। इसका मतलब होता है कि इस छिद्र के अंदर हड्डी लगाने के बाद एक टक, यानी एक ही नजर के अंदर एस्किमो इनको लगातार देखता रहता है कि जब तक इसका पानी हिलता डुलता नहीं है तब तक ये हार्पून नहीं चलाते। कई बार स्थिति यह होती है कि हार्पून डालने के बावजूद भी मछली क्या करती है, भाग जाती है। इतुरपाक। एक होता है मऊपाक। मऊपाक के अंदर, इतुरपाक में तो एक छिद्र बनाया जाता है, जबकि मऊपाक के अंदर 2 छिद्र बनाए जाते हैं। अब एक छिद्र के अंदर तो क्या किया जाता है, मछली को दाना डाला जाता है। एक व्यक्ति का क्या करता है, दाना डालता है, यानी मछली को बुलाया जाता है। जीव मछली आती है, दाना लेने के बाद ये मछली आगे की ओर गति करती है, तो यहां से लोग क्या करते हैं, हार्पून हथियार को इस छिद्र में डालते हैं, जिससे मछली का शिकार हो जाता है। तो ये 2 है, और ये कब होते हैं, शीतकालीन आखेट। एक होता है ग्रीष्मकालीन आखेट, इसे उत्तोक कहा जाता है। जो ही ग्रीष्म ऋतु आती है, यह कह दी जाए अप्रैल के बाद, तो यहां पर क्या होता है, नदियों का पानी धीरे धीरे बर्फ से, नदियों का जमा हुआ बर्फ वो पानी में तब्दील हो जाता है। तो कई मछलियां, जैसे सील मछली है, विशेष रूप से सीलोयन है, वालरस है, ये मछलियां अपने आप को धूप में सेकने के लिए इन नदियों के किनारे पहुंचती है। उसी समय एस्किमो लोग अपना आवास भी इन नदियों के किनारे तंबू के माध्यम से बना लेते हैं। जो ये मछलियां समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे धूप सेकने के लिए आती है, तब इनका शिकार कुत्तों के माध्यम से करवाया जाता है। पालतू कुत्ते होते हैं इनके, ये लोग इनका शिकार करवा देते हैं, यानी कुत्ते ही मछलियों को पकड़ने का कार्य करते हैं। भरपूर मात्रा में भोजन इनको ग्रीष्म काल में प्राप्त होता है। शीतकाल में कई बार इनको भूखा रहना पड़ता है। ये इनके आखेट करने का तरीका है, ये इनका एक ही व्यवसाय है, इसलिए इनका जो जीवन बताया जाता है सर्वाधिक जटिल बताया जाता है।
क्योंकि भोजन के साथ साथ इनको जलवायु से भी संघर्ष करना पड़ता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो सील मछली है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मछली है वो सील है। सील का उपयोग केवल भोजन में न होकर, इसकी महत्वता होने का बड़ा कारण है, इनका भोजन के अलावा ईंधन के रूप में भी इनकी चर्बी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सील मछली की जो चर्बी होती है वो शीघ्र जलती है और लंबे समय तक उष्मा देती है। इनके अलावा इनकी आंतों से तात बनाए जाते हैं। यही तात तंबू बनाने के रूप में प्रयुक्त होता है, और ये जो तंबू बनता है वो कैरीबाओं की खाल से बनाया जाता है। कैरीबाओ एक हिरण की भांति पशु है, रेनडियर एक कुत्ते की भांति पशु है। भोजन, ईंधन और तात बनाने का इनका प्रयोग किया जाता है, और कई बार इनकी खालों से जूते भी बनाए जाते हैं, जिसे मखलूकस या कार्मिक कहा जाता है। इनके अगर वस्त्रों की बात की जाए तो स्त्री और पुरुष के दोनों के वस्त्र एक ही होते हैं, और वो किससे बनाए जाते हैं? कैरीबाओं की खाल से। एक ऊपर से लेकर नीचे तक एक चोगा होता लंबा, इसे तीमिया कहा जाता है। इस वस्त्र का नाम है तीमियाक, जो ऊपर से सिर से लेकर पांव तक। जूते मैंने पहले ही बता दिए हैं, यह सील मछली की खाल से बनाया जाता है, इसे मल्लुकस या कार्मिक कहा जाता है। इसके आगे यह देखा जाए तो ये लोग अंधविश्वासी होते हैं। भूत प्रेत के अंदर, जादू टोना में ज्यादा विश्वास करते हैं। प्रत्येक जनजाति यही कार्य करेगी, ये किसकी बात नहीं करता हूं, वर्ल्ड की जितनी भी जनजातियां हैं सब जनजातियां अंधविश्वासी हैं, इसी का ही काम करते हैं। इनका जो परिवहन का साधन है वो एक स्लेज गाड़ी होती है, उसका प्रयोग किया जाता है, जो रेंडियर द्वारा खींची जाती है। और ये गाड़ी लकड़ी की बनी होती है, लेकिन इनमें विशेष रूप से सील और वालस की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, जो फिसलन देने का काम करती है। इनके हथियार की अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख हथियार इनका है हार्पून, जो एक भालेनुमा होता है। और प्रत्येक ऐसी को वो क्या करता है, इस भाले को अपनी एक लंबी रस्सी रखता है 5 से 10 मीटर की, और इसकी जो हाइट होती है वो 1.2 से लेकर 1.5 मीटर की होती है। भाले की 10 मीटर लंबी रस्सी बांधता है, और इस रस्सी को अपने कमर से बांधता है, क्योंकि जब भी इस प्रकार के जंतुओं को शिकार करने के लिए फेंकता है तो ये हथियार कहीं गुम ना हो जावे, इसलिए अपने कमर से बांधे रखता है। इस हार्पून का हथियार दोनों शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आखेट में किया जाता है। कई बार कैरीबाओं की शिकार करने के लिए भी हार्पून का काम किया जाता है, और कई जगह बताया जाता है कि ये लोग जंतुओं का शिकार करने के लिए तीर कमान का भी प्रयोग करते हैं। जितने भी जनजाति लोग होते हैं सब निशाने लगाने के अंदर माहिर होते हैं, इसलिए ये हार्पून और तीर कमान दोनों का प्रयोग करते हैं। एक इनकी नाव होती है, एक छोटी नाव होती है और एक बड़ी नाव होती है। छोटी नावों को चलाने के लिए इनकी औरतें प्रयोग करती हैं, जो शिकार किया जाता है, और बड़ी नाव होती है जिसके अंदर व्हेल मछली का शिकार किया जाता है। और ये जो नाव बनाई जाती है, ये नाव भी जंतुओं की हड्डियों से ही बनाई जाती है। अब इनके मकान की अगर बात की जाए, आवास कह दें, मकान कह दें,
तो हमने इनकी जलवायु पढ़ी है कि बहुत ही ठंडी जलवायु है, या वर्षा जल के रूप में न होकर बर्फ के रूप में होती हैं। तो इनके आवास बर्फ की टुकड़ों को काट कर बनाया जाता है, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। इग्लू 5 फीट बर्फ को काट कर बनाया जाता है। इस प्रकार का आवास होता है इनका। जो जमीन से लगभग 2.5 फीट नीचे है, जमीन से 2.5 फीट नीचे। और सर्दी से बचाव करने के लिए ये लोग इन छतों को अंदर से, ढालू छत बनाई जाती है, इनकी छत है वो ढालू होती है। ढालू क्यों रखते हैं? क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो यह बर्फ टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, और क्या करती है, नीचे की ओर गिरती है। इनका जो 2.5 फीट अंदर रखने का बड़ा कारण यही है कि यहां पर बर्फ या बर्फीली आंधियां चलती है। यदि अपने जैसे घरों का दरवाजा रखा जाए तो ये बर्फ शीघ्र ही अंदर पहुंचेगी और पूरे इस इग्लूनुमा मकान को बर्फ से भर देते हैं। इसलिए जिस प्रकार अंडरग्राउंड उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है, उसी प्रकार अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। और इनका जो आवास होता है अंदर से, जैसे हमारी छतें दीवारें होती है अंदर से, तो इनके अंदर छतों को गर्माश देने के लिए या गर्म रखने के लिए भालू की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, ताकि अंदर का जो तापमान है वो बना रहे, बाहर का तापमान हमेशा गिरा हुआ रहता है। ये लोग प्रवेश करने के लिए नीचे रेंग कर, यानी इसके अंदर प्रवेश करने के लिए लोग क्या करते हैं, रेंग कर प्रवेश करते हैं। और आगे हमने बता दिया है कि इनके लिए ईंधन का मुख्य यंत्री कौन क्या है, ईंधन के लिए सी मछली की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अब इनकी अगर हम सामाजिक व्यवस्था देखें, सामाजिक व्यवस्था में ये पितृवंशी होते हैं इनका परिवार। जिस प्रकार हमारा है उसी प्रकार का इनका सामाजिक व्यवस्था पितृवंशी होते हैं। ये बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है इनमें, एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियों को भी रख सकता है। पहले ही बता दिया ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, प्रकृति के विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं, जैसा प्रकृति इनको कहती है उसी के अनुसार ये कार्य करते हैं। इनमें सबसे बड़ी एक बात है कि जब भोजन का अभाव होता है, भोजन के अभाव में, जैसे विशेष रूप से सर्दियों के अंदर भोजन के अभाव में इनके वृद्ध व्यक्ति और असहाय व्यक्ति या अपंग कहते हैं, भोजन के अभाव में वृद्ध और असहाय व्यक्ति हमेशा क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अन्य जनजातियां तो क्या करती है, भोजन के अभाव में पलायन करती है, लेकिन यह जनजाति कभी भी भोजन के अभाव में पलायन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि यहां पर जहां भी जाएंगे वहां पर भोजन का तरीका एक ही है, आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी तो ही भोजन प्राप्त होता है। वृक्षों की कमी के कारण, यहां वृक्षों की कमी है, वृक्षों की कमी के कारण जिस प्रकार राजस्थान में धूल भरी आंधी आती है तो यहां पर बर्फीली आंधियां चलती है। और कई बार
सूर्य निकलने पर बर्फ की चमक होती है। इस बर्फीली आंधियों से बचाव करने के लिए या इस चमक से बचाव करने के लिए वालरस के दांतों से चश्मे या ऐनक बनाए जाते हैं। ये सिर पर अपने आप को एक टोपी बनाने के लिए समूर का प्रयोग करते हैं। एक समूर जंतु का नाम है। इनकी फरें, पंख, ये टोपी बनाने में प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान में ये लोग यूरोपियन और अमेरिकी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनकी लगातार संख्या कम होती जा रही है। यदि आधुनिक संस्कृति की अगर बात की जाए, यदि आधुनिक संस्कृति की अगर बात की जाए तो ये लोग अब वाहन के रूप में स्नो स्कूटर का प्रयोग कर रहे हैं और आखेट करने के लिए अस्त्र शस्त्रों का अर्थात हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। यह वर्तमान में इनकी संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। तो यदि हम इसको बोर्ड के तरह देखा जाए तो विशेष रूप से इनकी आखेट विधि हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे, यह आएगा। या हो सकता है कि मानचित्र में, विश्व मानचित्र के अंदर इनके क्षेत्रों को पूछा जाए तो विश्व मानचित्र में आपको बता दूं, बड़े आराम से आप इसका चिन्हन कर सकते हैं क्योंकि पूरा उत्तरी गोलार्ध जो लगभग 60 डिग्री से ऊपर क्षेत्रों के अंदर यही जनजाति निवास करती है। इसमें हम एक मानचित्र में उत्तरी अमेरिका का भी देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में ये वाला भाग अलास्का और ये वाला भाग उत्तरी कनाडा। इसी क्षेत्र के अंदर आपका विश्व का सबसे बड़ा लैंड ग्रीनलैंड, इनके अलावा ये वाला क्षेत्र साइबेरिया, स्कैंडिनेविया, जिसके अंदर पहले भी बता दिया मैंने, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब इनके अगर नामों की अगर देखी जाए तो इन्हें जनजातियों को यहाँ पर अलग अलग नाम दे रखे हैं। इन तीनों क्षेत्रों में एस्किमो, इस पूरे क्षेत्र में लैप्स और इस क्षेत्र में सेमियोट्स, तुंग, याकूत, चकची नामों से जाना जाते हैं। इन क्षेत्रों में एक वनस्पति होती है और कई जगह आपने पढ़ा होगा टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति का मतलब होता है कि यहां पर कुछ ही समय में जब बर्फ पिघलती है तो यहां चट्टानों की दरारों के अंदर कुछ पुष्पी पौधे, काई, लाइकेन, मोस, ये इत्यादि पुष्पी पौधे उत्पन्न होते हैं। इन्हीं पुष्पी पौधों को खाने के लिए जानवर आते हैं, तब ये लोग ग्रीष्म काल में इनका शिकार कर लेते हैं।